मध्य प्रदेश के शहडोल से ये सनसनीखेज खबर है, जहां रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं ये खबर बताती है। बेखौफ रेत माफिया ने यहां अवैध खनन रोकने गए पटवारी प्रसन्न सिंह पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उसकी जान ले ली। बताया जा रहा है 4 पटवारियों की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी और इसी दौरान अवैध रेत का उत्खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर को जब एक पटवारी ने रोकने की कोशिश की तो रेत माफिया ट्रैक्टर चालक ने पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है आरोपी ने देवलोन थाने के गोपालपुर सोन नदी के पास इस वारदात को अंजाम दिया, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पटवारी का नाम प्रसन्न सिंह है, जो ब्यौहारी के खड्ड में तैनात था, अपनी ड्यूटी पर था। उधर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ भी शुरू कर दी है। एसपी ने इस मामले में कहा है कि मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जगह कि आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक पटवारी की खनन माफिया ने, रेत माफिया ने जान ले ली और उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। और यह कोई पहली दफा नहीं है, मध्य प्रदेश में समय समय पर कई दफा इस तरह की खबरें आई हैं। खासतौर पर मुरैना, ग्वालियर, चंबल में इस तरह की घटनाएं काफी अधिक होती है। जैसा कि अभी कलेक्टर मैडम ने बताया, इसमें पिछले 2-3 दिन से लगातार खनिज, रेवेन्यू और पुलिस का अमला मौके पर जाकर अवैध रूप से जो भंडारित रेत थी उस पर कार्रवाई कर रही थी। और कल भी रात्रि 9 बजे तक वहां पूरी टीम मौजूद थी, जिसमें संयुक्त रूप से रेवेन्यू का अमला, माइनिंग का अमला और पुलिस का अमला वहां पे मौजूद था। उसके बाद जो 4 पटवारी हमारे साथी थे, ये लोग वहां पेट्रोलिंग के हिसाब से गए हुए थे और आते एक इनको रेत की भरी डग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखी और उसको रोकने का प्रयास किया तो जो बदमाश है उसने हमारे पटवारी साथी पर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे दुखद मृत्यु हो गई। पूरे प्रकरण में रात से ही 3 थानों की पुलिस मौके पर है और शव को भी उठवाकर पीएम के लिए भेजा जा चुका था रात में ही। और जो मुख्य आरोपी था उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है। साथ ही प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। माननीय एडीजी साहब के द्वारा रात में ही इसमें 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित करते हैं। ब्यौहारी में बुढ़वा क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी रेत की जब्ती की गई। 24 तारीख को 225 घन मीटर रेत जब्त की गई, 25 तारीख को भी 250 घन मीटर रेत जब्त की गई और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की पूरी जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला, जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसको रोक के बस जानकारी लेना चाही, तो उसने हमारे पटवारी है प्रसन्न सिंह, उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। और इधर देखिए, आपने पुलिस का तो रिएक्शन सुन लिया, लेकिन दूसरी तरफ पटवारी की मौत पर अब मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, होना लाजमी भी है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने प्रदेश भर में जंगल राज लागू किया हुआ है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में जनता परेशान है, किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहा गोविंद सिंह ने, सुनाते हैं आपको। और खनिज माफिया सहित सट्टा व्यापारियों को पूरा संरक्षण उनकी सरकार ने दिया है। तमाम अधिकारी कर्मचारी की पिटाई हुई और उनकी मारपीट से माफियाओं के द्वारा हत्या भी की गई है। शिवराज सिंह से कहना, अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री से कि पटवारी की हत्या करने वाले, गैंग रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चियों के साथ छेड़खानी करें, इनके मकान क्यों नहीं टूटते? केवल आप जो पाप का घड़ा आपने भर लिया है वो जल्दी फूटेगा। सुना आपने किस तरह से गोविंद सिंह ने हमला बोला है बीजेपी पर, लेकिन गोविंद सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था, उसको पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है
और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आचार संहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, 3 तारीख के बाद जब सरकार जब आएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है एमपी में जंगल राज है, अभी भी नहीं मानती। देखिए, कांग्रेस द्वारा जनित और संरक्षण प्राप्त ही ये सब लोग होते हैं, और पहले भी जब जब हमारी सरकार रही है इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के माफियाओं को खदेड़ दिया गया था। 3 तारीख के बाद जब सरकार दोबारा आएगी तो दोबारा इस तरह के किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से इस पूरे मामले में सियासत तो गर्मा ही रही है। बीजेपी का अपना तर्क है, कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे मामले में जिस तरह से खनन माफिया ने एक पटवारी को मौत के घाट उतारा है और दूसरी तरफ पुलिस को एक तरह से खुला चैलेंज दिया है, इस पर आखिर किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए, किस तरह का एक्शन और सख्ती से लिया जाना चाहिए, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको पहले परिचय करा देते हैं। रिटायर्ड डीएसपी अरविंद खरे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारी सहयोगी अमृतांशी भी जुड़ रही है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आप चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर ढंग से समझते हैं, आपने अपने लंबे कार्यकाल अपना एक लंबा कार्यकाल लॉ एंड ऑर्डर को दिया है, पुलिसिंग में आप रहे हैं। क्या मनस्थिति रहती है, क्या मानसिकता रहती है इस तरह के रेत खनन माफियाओं की, जो वो डरते नहीं है, पुलिस को चैलेंज देते हैं? एक खनन माफिया ट्रैक्टर चढ़ा देता है पटवारी पर, उसे मौत के घाट उतार देता है और पुलिस को चैलेंज देता है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी हमने कई बार इस तरह की वारदातें सुनी है। इसके पीछे कहां आप कमी पाते हैं? ये जो खनन माफिया का मध्य प्रदेश में जो चलता है, आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। मध्य प्रदेश में जो खनन माफिया का ये मेन काम है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट होता है जिले में, जिसको डायरेक्ट माइनिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है। पुलिस को डायरेक्ट इसमें दखलंदाजी की पावर इसमें है नहीं। और जो खनन माफिया जो भी रहते हैं, सारे के सारे 100% पॉलिटिशियन रहते हैं, उनके संरक्षण में ये सारा काम चलता है। पूरी फुल गुंडागर्दी चलती है। पुलिस जब भी कोई दखलंदाजी करती है, या तो पुलिस के पे हमले हुए, मुरैना में आप सुना होगा, नया आईपीएस अफसर को इन्होंने कुचल के मार डाला था ट्रैक्टर से 2006 में। इसके अलावा तहसीलदार एसडीएम हमेशा पिटते रहते हैं। इनको भारी संरक्षण रहता है नेताओं का, उन्हीं के कारण इनका धंधा करोड़ों नहीं अरबों में फल फूल रहा है। सारी नदियां इन्होंने खराब कर दी, पर एनजीटी के सारे नियम के ताक में रख दिया, और उनको 100% संरक्षण पॉलिटिशियन का रहता है। पुलिस को सामान्यतः इसमें डायरेक्ट दखल देने की पावर है नहीं। पुलिस वाले सामान्यतः मोटर व्हीकल एक्ट की करते हैं, या जब्त करते भी हैं तो माइनिंग डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। माइनिंग डिपार्टमेंट जो है 100% इनके साथ मिला हुआ रहता है। कलेक्टर साहब चाहे कर भी इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो कलेक्टर की जो मर्यादा होती है कि उनको भी अपने बड़े पॉलिटिशियन के इशारों पे काम करना पड़ता है। ये सामान्य फॉर्मूला है शासन का। इसमें मेन जो उद्देश्य है कि इसमें जब तक ये माइनिंग डिपार्टमेंट की पावर पुलिस को इंडिविजुअल नहीं दी जाएगी, तो पुलिस इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस का काम, जैसे हत्या हो गई, अब पुलिस का दखलंदाजी शुरू हुई, 302 की कायमी करेगी, फिर उसके मुलजिमों को पकड़ेगी और कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन खनन माफिया और रेत माफिया का काम हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, जब तक ऊपर से कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर कि ये इस पर एक सख्त एक्शन लेने की तो जरूरत है ही, लेकिन आखिर जो साहस ये दिखाते हैं खनन माफिया, इस पर आखिर पूर्णतः पूरी तरह से लगाम कब लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ कमी है, कहाँ चूक है, ये सरकारों। जी जी, इस समय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इसको रोक सकते हैं। मुख्यमंत्री की ताकत मैंने 30 सितंबर 2010 को देखी थी, जब राम जन्मभूमि का फैसला हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट का। उन्होंने सारे कलेक्टर को आदेश दे दिया था, लॉ एंड ऑर्डर में पत्ता नहीं खड़कना चाहिए मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहीं पर भी एक भी घटना घटित नहीं हुई थी। जिस दिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का सीएम इस प्रदेश में होगा, सारा खनन माफिया, भू माफिया सब अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है अरविंद सर, चूंकि एक बार लंबा उन्हें अनुभव भी है। आप बने रहे सर हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे एक और सहयोगी विनय तिवारी शहडोल से जुड़ गए, हमारे सहयोगी अमृतांशी भी लगातार बनी हुई है। पहले तो विनय जल्दी से आप अपडेट दे दीजिए, क्योंकि ठीक है ये अच्छी बात है जब पता चला कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन किसी एक आरोपी को गिरफ्तार करने से इतिश्री नहीं किया जा सकता। इस तरह की वारदातों को रोकना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना, ये पुलिसिंग का, प्रशासन का तो काम होता ही है। अभी इस पूरे मामले में क्या अपडेट है आपके पास, क्या पुलिस ने एक्शन लिया है, जल्दी से बता दीजिए। इस मामले में यही अपडेट है कि जो मुख्य आरोपी था उसे राउंड अप कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य लोगों को
से पूछताछ जारी कि कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, गाँव के लोग या जो भी रेत माफिया जो भी शामिल है, उनके बारे में पुलिस आगे की जांच कर रही है। जी, और पुलिस ने वहां पर जब पहुंची है तो जो 3 पटवारी और बताए जा रहे हैं, कुल 4 पटवारियों की टीम थी जिसमें से एक पटवारी की दुखद मौत हो गई है, क्या उन 3 पटवारियों के कोई रिएक्शन आए विनय? अभी फिलहाल चूंकि पटवारी की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ और सारे लोग उसी में व्यस्त थे, तो अभी तक फिलहाल उन 3 पटवारियों के कोई रिएक्शन नहीं आ सके हैं। और उस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है पुलिस ने, इस पर क्या इनपुट है जिस ट्रैक्टर से कुचला गया था पटवारी को? जो मुख्य आरोपी और ट्रैक्टर सहित जब्त कर लिया गया और मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, राउंड अप कर लिया गया और अन्य की पूछताछ जारी है और सर्चिंग भी जारी है अन्य लोगों पे कि कौन कौन इसमें और पीछे शामिल थे। चलिए आप बने रहे हमारे साथ, अमृतांशी भी बनी हुई है। अमृतांशी, हम ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो खासतौर पर मैं देखता हूं ग्वालियर चंबल जो इलाका है, मुरैना का जो इलाका है, खासतौर पर वहां इस तरह की काफी वारदातें होती है, क्योंकि उत्तर मध्य प्रदेश की हम जब बात करते हैं वहां पर इस तरह के वारदातों को काफी ज्यादा अंजाम दिया जाता है। एक डेटा में पढ़ रहा था कि कितनी लंबी इनकी एक गैंग होती है, मुखबिर भी होते हैं कि अगर पुलिस की टीम पहुंचती है, माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई अफसर पहुंचता है तो इन्हें फौरन इनपुट्स मिल जाते हैं, ये फौरन सूचना दे देते हैं अपने अन्य साथियों को कि यहां पर बच के रहना, पुलिस की टीम आ रही है, माइनिंग डिपार्टमेंट से अधिकारी आ रहे हैं, और उसके बाद भी अगर नेस्तनाबूद करने की पूरी प्लानिंग होती है तो किस तरह से हत्या की वारदातों को तक अंजाम दे जाते हैं। क्या महसूस करती हैं आप अमृतांशी? बिल्कुल, देखिए दीपक, आपने जो एक बात कही ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। आपको याद होगा आज से 11 साल पहले एक IPS अधिकारी की इसी अवैध रेत उत्खनन के कारण मौत हो गई थी, उन्हें भी कुचल दिया गया था। तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में कोई भी हालात नहीं बदले हैं। अवैध रेत उत्खनन करने वाली जो तमाम रेत माफिया हैं उनके हौसले मध्य प्रदेश में बुलंद होते जा रहे हैं। उस समय एक IPS को कुचल दिया गया था, कल एक पटवारी को कुचल दिया गया है, और आगामी समय में अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई, लगाम नहीं कसी गई, तो कहीं ना कहीं इनके हौसले और भी ज्यादा जो है वो बड़े होते जाएंगे। इसके अलावा आपको याद होगा इन्हीं की सरकार की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, उन्होंने जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया था कि अलग स्तर पर जो है मुरैना में खासतौर से और अलग अलग जगहों पर अवैध रेत उत्खनन चल रहा है, और ये सब चीजों को खाते तो जा ही रहे हैं, लेकिन इसके हौसले जो हैं वो जनता को भी परेशान कर देने वाले हैं और चैलेंज करने वाले हैं पुलिस अधिकारियों को और खास तौर से जो प्रशासन के लोग हैं उनको। देखिए दीपक, कल जो पूरा मामला हुआ है इसमें जाहिर सी बात है कि ट्रक ड्राइवर को जो है इस तरीके से ट्रेन किया गया है, इस तरीके से काम पर लगाया गया है कि उनके सामने सिर्फ ये चीज रहती है कि अगर आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो आप आए देखिए न बाएं देखिए, सीधा उनको जो है वो कुचलते हुए आगे बढ़ जाइए। और पिछली कई घटनाओं में यही चीजें निकलकर सामने आई है। इनका एक पूरा नेक्सस रहता है, जैसा कि आपने बताया कि इनके मुखबिर रहते हैं, कौन सा अधिकारी कहां पर तैनात है, कितने बजे से रहने वाला है, पकड़े जाने की कितनी संभावनाएं हैं, इनका पूरा एक नेक्सस तैयार रहता है। और इनके नेक्सस को तोड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो इस तरीके का अंजाम उस अधिकारी या प्रशासन के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी ड्राइवर की गलती हुई है, ड्राइवर वहां से अवैध रेत उत्खनन कर रहा था, उसने पटवारी को कुचल दिया, लेकिन इनके ऊपर कौन है, कहां से ये पूरा नेक्सस चलाया जा रहा है, इनकी जो सरगना है वो और भी ज्यादा इनसे ताकतवर है, जिसने इस तरीके की साफ चीजें कह दी हैं कि आप जाइए, आप खुले हुए हैं, आप आराम से उत्खनन कीजिए, अधिकारियों को बाकी लोगों को हम देख लेंगे। और जो उनकी बात नहीं मानता है, अधिकारी जो उनसे समझ के नहीं चलते हैं, उनको इस तरीके की चीजें जो है उनका हश्र झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार को और जो भी हम कह सकते हैं मंत्री हैं, नेता हैं, उनको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि ये जो पूरा नेक्सस है ये वाकई में जनता की सुरक्षा के लिए भी हानिकारक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रशासन को चैलेंज करने वालों में से है कि किस तरीके से अवैध रेत उत्खनन के मामले लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना देखिए दीपक, इस तरीके के मामले लगातार रिपीट होते रहेंगे। और जिस तरीके से एक IPS की जांच चली गई थी, कल एक पटवारी की जांच चली गई है, आगे आने वाले समय में इनके हौसले अगर सही सजा नहीं मिलती है तो इसी तरीके से बुलंद होते जाएंगे और इससे और भी बड़ी घटनाएं ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को आगामी समय में फिर मिलेंगी। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और मध्य प्रदेश का चूंकि अब धीरे धीरे विस्तार भी हो रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस को भी एडवांस होना होगा, कानून को भी यहाँ पर सख्त बनना होगा। इस पर मैं अरविंद सर आपसे मैं समझना चाहूंगा, कानून तो बना है लेकिन हम कई दफा देखते हैं कुछ क्राइम, ऐसी घटनाएं होती है जहां पर हम ये भी महसूस करते हैं कि थोड़ा कानून कमजोर पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री का आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ठान ले, मुख्यमंत्री का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री हर जगह ग्राउंड इस तरह से रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की, कलेक्टर की, वहां के पुलिस अधिकारियों की होती है। क्या आप मानते हैं कि कानून को भी और सख्त करने की जरूरत है, एडवांस होने की पुलिस को, डिपार्टमेंट को भी जरूरत है, क्योंकि इनका नेक्सस बड़ा मजबूत होता है। पुलिस मजबूत होती है, ये भी अपना नेक्सस और मजबूत कर लेते हैं और खुली चुनौती देते हैं। देखिए, पुलिस की जो कानूनी सीमाएं हैं, कुछ माइनिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट दखल अंदाजी पुलिस नहीं करती, तब भी पुलिस का एक खौफ रहता है क्षेत्र में। पुलिस भ्रमण करती है, पुलिस रोक के माइनिंग डिपार्टमेंट को दे सकती है। सामान्यतः जहाँ तक मेरा अनुभव और तजुर्बा है, जितने भी माफिया किंग हैं, राजनीतिक नेताओं के छर्रे रहते हैं, इनके आदमी रहते हैं। ये अपने मर्जी से अपने चमचे टाइप के मनपसंद भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पोस्टिंग करवा लेते हैं। और साथ साथ में बड़ा स्तर का माफिया हुआ तो माइनिंग ऑफिसर की और माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्टिंग उस क्षेत्र में करा लेता है। वो सामान्यतः अपना उनके प्रति वफादार रहते हैं। कुछ ईमानदार, कुछ अच्छे कर्मचारी या अधिकारी या कलेक्टर कभी प्रयास करते हैं तो उनका वही हश्र होता है जो पटवारी साहब का जो हुआ शहडोल में। इसके पहले और भी एसडीएम तहसीलदार के साथ बदतमीजी होती आई है। इसका मेन कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति और ईमानदार अधिकारियों की पोस्टिंग करना। और मैं आपको और बताना चाहूंगा कि करीबन 5-10 साल से सारी पोस्टिंग का अधिकार है वो पॉलिटिक्स के पास पहुंच गया, राजनीति के पास पहुंच गया। अधिकारियों के पास रहा भी नहीं किसी की पदस्थापना करने के लिए। सारी पदस्थापनाएं केंद्रीकृत हो गई है, भोपाल से होती है, सब राजनीतिक उस दृष्टिकोण से होती हैं। और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो माफिया खनन के पॉलिटिशियन आका लोग रहते हैं वो अपने मनपसंद थानेदार की, एसडीओपी की, एसडीएम की, माइनिंग ऑफिसर की पोस्टिंग करा लेते हैं। बाकी जो अच्छे कार्य करने वाले होते हैं उनका साथ यही हश्र होता है जो पटवारी साहब का हुआ। और बाकी बहुत से लोग पिटते हैं। मेरे ख्याल से आधी रिपोर्ट तो प्रेस के और संज्ञान में आती नहीं होगी, जलील होके भाग जाते हैं अधिकारी लोग। इसके लिए एक ही तरीका है कि पुलिस के जो मेन अच्छे अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग की जाए और उनके पोस्टिंग का अधिकार पुलिस को दिया जाए, ना कि पॉलिटिक्स से इनकी पोस्टिंग हो। तभी को सुधार हो सकता है। जहाँ संसाधन की बात है, पुलिस के पास संसाधन की कमी हमेशा रहती है, लेकिन इन माफिया लोगों को रोक सकते हो। इसमें हर क्षेत्र में कुछ चिन्हित स्थान होते हैं जहाँ पर पुलिस अधिकारी चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ मैंने आपको मजबूरी बताई थी 2 तरह की। एक तो पोस्टिंग उन्हीं की कराते हैं नेता लोग, खनन माफिया लोग, जो उनके चमचे होते हैं, उनके वफादार होते हैं, या उनके रिश्तेदार होते हैं, या उनका कुछ स्वार्थ होता है। भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग हमेशा खनन क्षेत्र में पुलिस की अक्सर होती है, और साथ में माइनिंग अफसरों की। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति ही सिर्फ एकमात्र उपाय है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात सर आपने कही अरविंद सर। मैं ये भी समझना चाहूँगा, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से इस तरह की वारदातें होती है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती तो हम ये भी महसूस करते हैं कि एक खनन माफिया, 2 कौड़ी का खनन माफिया, उसका कद बड़ा हो जाता है और पुलिस अधिकारी, कलेक्टर जो उस जिले की, उस इलाके की कमान संभाल रहा है, वो भी बेबस हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा खनन माफिया है, किसी की मिली भगत भी है। ऐसे में जब पुलिस अधिकारी हो, कलेक्टर हो, जब वो अच्छा काम करने चाहें तो क्या उनकी मनस्थिति पर भी कोई असर पड़ता है? वो अच्छा काम करने तो जाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि इसका प्रतिसाद भविष्य में क्या होगा। इस टाइप की घटनाएं उन्हीं को डराने के लिए की जाती है। एक पटवारी की हत्या करती है तो 5-10 साल तक कोई पटवारी या रेवेन्यू अफसर इस टाइप की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो आतंकवादियों की घटनाएं होती है, आतंक पैदा कर देना, तो ये प्रशासन के जो ईमानदार और अच्छे अधिकारी हैं उनके लिए आतंकित कार्रवाई भूमाफिया हमेशा करता है। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात की है। मैं विनय आपसे अब ये समझना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दुखद पहलू है, मैं ये भी पढ़ रहा था, अक्सर इस तरह की जो वारदातें होती है रात के अंधेरे में होती है। सूरज ढल चुका होता है, अंधेरा होता है, और इसी बात का खनन माफिया, बदमाश फायदा उठाते हैं। रात भर उस पटवारी का शव वहां घाट पर पड़ा रहा, यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, दुखद, इस पूरे घटनाक्रम का दुखद पहलू हम कहेंगे। परिजन का इस मामले में क्या कहना है, जो पटवारी अब इस दुनिया से चला गया? ये बता दो कि कल बीती रात जो घटना हुई, 4 पटवारी गए थे पेट्रोलिंग करने। कल जिला प्रशासन द्वारा 24 और 25 नवंबर को लगातार उस क्षेत्र में अवैध उत्खनन और जो भंडारण था उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, और लगभग 475 घन मीटर रेत जब्त करके सुपुर्दगी में दी गई थी। 9:30 बजे जब कार्रवाई समाप्त हो गई तो फिर 4 पटवारियों को पेट्रोलिंग भेजा गया था उस जगह। और जैसे ही भेजा गया तो एक ट्रैक्टर जो आता दिखा तो पटवारी प्रशासन ने उसे रोका, तो रोकते ही उसने उसको कुचलते हुए चला गया और मौत हो गई। उसके बाद सारा प्रशासन और पुलिस पहुंच गया और रात को ही
इस मामले पे पीएम के लिए भेजा गया था। और जो भी उनके परिजन है, चूंकि वो परिजन पटवारी के रीवा में रहते हैं, गृहग्राम उनका रीवा है, जहाँ पटवारी का शव भेज दिया गया है। खबरें तो ये भी है विनय, में पढ़ रहा था, जानकारी ये भी मिली है, आप इसे प्रमाणित करें कि जब ये वारदात हुई, जब पटवारी को मौत के घाट उतारा गया, उसके एक दिन पहले भी कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी, 250 घन मीटर रेत जब्त की थी। इस इलाके के आसपास कई जगह पर कोयले का खनन, रेत का खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। जी, मैं आपको बता दूं, ये जो व्यवहारिक क्षेत्र है, बुढ़वा, सतनी, बुड्ढिया, ये सारी चीज जो सोन के किनारे बसे हुए गांव हैं और बुढ़वा है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन जारी है। क्योंकि इसका एक मुख्य कारण यह है कि 15 जून के बाद जो भी शासन द्वारा आवंटित रेत खदानें हैं वो पूरी तरह टेंडर समाप्त हो गए और आज तक किसी भी शासन द्वारा जो है रेत खदानों के टेंडर नहीं हुए हैं, जिसके चलते सारी रेत खदानों में इन्हीं रेत माफियाओं का कब्जा हो गया है। और हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। 24 नवंबर को और 25 नवंबर को प्रशासन, पुलिस और माइनिंग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की थी और जो भी अवैध रेत का भंडारण था, लगभग 475 घन मीटर रेत थी, उसे सुपुर्दगी में लिया था और वहां से हटाया था। उसके बाद ही रात 9:30 बजे पटवारियों को भेजा गया था पेट्रोलिंग के लिए। वो केवल पेट्रोलिंग करने गए थे, तो उसके दौरान ये घटना हुई। बिल्कुल, ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अमृतांशी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी, क्योंकि ये इलाका तो शहडोल है जहां से खबर सामने आई है पटवारी की मौत हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां से समय समय पर इस तरह की खबरें आती रहती है। और जो महत्वपूर्ण बात अरविंद सर ने भी कही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बड़ा कारण जो मैं चर्चा से समझ पाया, और दूसरी तरफ जो मिली भगत होती है, ये प्रमुख कारण है। क्या आप भी मानती हैं कि इस पर अगर लगाम लगाई जाए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसका जिक्र उन्होंने भी किया है, तो काफी हद तक इस तरह की वारदातों को काबू में किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए दीपक, शायद जो बात हम नहीं कह पा रहे थे वो बेहद ही आसानी से जो है अरविंद जी ने समझाई कि किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पर देखा है कि संरक्षण इनको किसका रहता है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी पर आरोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन इनको कई नेताओं का जो है कहीं ना कहीं, चाहे हम किसी भी दल की बात करें, संरक्षण जरूर रहता है। और उन्हीं के दम पर जो है खासतौर से ये हमेशा सजाओं से बच जाते हैं, कार्रवाई से बच जाते हैं। और जो ईमानदार ऑफिसर्स ग्राउंड पर रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं, जो आखिर में जो है काम से ही गए थे, वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए ही गए थे, जिससे कि जनता को कोई परेशानी ना हो, ऐसे ऑफिसर्स पर जो है खास तौर से इस तरीके के जो है हमले कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं सरकार को काफ़ी ज़्यादा सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दी एंड सरकार के ये काम कर रहे थे और सख्त एक्शन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि आगामी समय में इस तरीके के जो हम कह सकते हैं कि तमाम जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं या इसके नेक्सस में शामिल है, या फिर आगामी समय में सोचते हैं कि हम जो है किसी से भी बच जाएंगे, उनको एक करारा जवाब इस बार की कार्रवाई से ज़रूर देना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश में आगामी समय में कोई भी पटवारी, आईपीएस या कोई भी अफसर ऐसा ना हो जिस पर जो है ये अवैध रेत उत्खनन के जो हम कह सकते हैं आरोपी हैं, इनका जो पलड़ा है वो भारी पड़ जाए और आगामी समय में मध्य प्रदेश को दोबारा से ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। जी बिल्कुल ठीक कही बात आपने, बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। एक आखिरी क्विक रिएक्शन मैं अरविंद सर आपसे लेना चाहूँगा। आपने वो बात तो बेहद महत्वपूर्ण बताई ही है। हमने फिल्मों में भी कई बार इस तरह की कई फिल्मों में देखा है, जब विलन इतना हावी हो जाता है कि एक अच्छा अधिकारी, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी ही, कोई कलेक्टर ही क्यों ना हो, वो आखिर अपने आप को फिर जब इस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो फिर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगता है। एक महत्वपूर्ण बात तो आपने कही है कि किस तरह इस तरह की वारदातों को हम काबू में लाया जा सकता है। और कहाँ कमी आप पाते हैं कि ये कमी है हमारे इस डिपार्टमेंट में जो इस तरह की खबरें होती है, और इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी अरविंद सर, आपसे ही मेरा सवाल है। इसमें सिर्फ एक ही सुधार हो सकता है कि पुलिस पे इसे माइनिंग एक्ट में कुछ संशोधन किया जाए, पुलिस को अधिकृत किया जाए, पावरफुल किया जाए। पुलिस को उसमें दखल देने की पावर है नहीं डायरेक्ट माइनिंग में। एक तो ये सुधार किया जाए। दूसरा, जो उसके उस क्षेत्र में तैनाती है वो कम से कम उस जोन के आईजी साहब के द्वारा की जाए, ना कि पॉलिटिशियन या एसपी के द्वारा। तो एसपी के पे दबाव बना के छोटे भैया नेता पोस्टिंग करा लेते, आईजी पे दबाव नहीं बना पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। और राजनीतिक जो पोस्टिंग होंगी तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसमें सिर्फ अच्छे ईमानदार अधिकारी जिस दिन पोस्ट हो जाएंगे और पुलिस को अधिकार मिल जाएंगे, सारे ख्याल से मध्य प्रदेश में जितने खनन माफिया हैं सब अपने आप ठिकाने लग जाएंगे।
चलिए, मैं समझता हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। रिटायर्ड डीएसपी अरविंद खरे सर ने बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स और अपना अनुभव भी साझा किया है, कहाँ चूक है, कैसे इस तरह की वारदातों को रोका जा सकता है। अरविंद सर, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमृतांशी, आपका भी शुक्रिया। विनय, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मध्य प्रदेश में जो रेत खनन होता है, जो माफिया होते हैं, बदमाश होते हैं, आखिर उनमें साहस कहाँ से आता है, कहाँ चूक होती है और कैसे इस तरह की वारदातों को रोका जा सकता है। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।